नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं अध्याय 16 पर और यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं जल एक बहुमूल्य संसाधन। दोस्तों, ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है और हम इसमें जल के बहुमूल्य संसाधनों के बारे में आज जानेंगे। जल है तो कल है, एक स्लोगन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जल है तो कल है। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो जल को बहुत ही सीमित तरीके से उपयोग करना चाहिए। तभी तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन हम जिस तरीके से अपने जीवन यापन को कर सके वैसा ही वो कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम जल का बहुमूल्य गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो ये जो बहुमूल्य जल है इसका जो मतलब उपयोग है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, प्रदूषित होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस तरह में लगातार कमी आती जाएगी। पर इससे हमें बचने के लिए हमें नए नए विचार करने चाहिए, आने वाले वैज्ञानिक तथ्यों का उपयोग करके और ज़्यादा बेहतरता की ओर बढ़ना चाहिए। तो एक छोटी सी बात एक स्लोगन से मैंने शुरू करी, जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य क्या है, सुरक्षित है। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय के बारे में। आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब जो दिन है उनको पूछा जाता है कि कौन सा दिन किस चीज़ के लिए फेमस है। तो जनरली ये जो प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न की अपनी एक खुद की मतलब बहुमूल्यता है और इसको आपको याद रखना अति आवश्यक है। इसको शुरुआत करते हैं। 22 मार्च का दिन जो है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों का चित्र कुछ इस प्रकार है, 16.1 में दिखाया गया है। देखिए ये पोस्टरों में जल के प्रत्येक बूंद को बचाने तक का एक उल्लेख किया गया है बच्चों के द्वारा। तो बच्चों द्वारा बनाया गया ये पोस्टर उनको ये सीख दिलाना चाहिए। देखिए, पोस्टर मात्र से सब चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं कि हमारा काम हो गया, हमने पोस्टर बना दिया। बात यह है कि जिस पोस्टर को आपने बनाया उसको आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अथवा जो लोग इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं या पानी का इन्वेस्ट कर रहे हैं या वहाँ फैला रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से आपको बच्चों को हिदायत देनी चाहिए कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से आने वाली जनरेशन इस चीज़ की परेशानी भोगेगी। और इसके अलावा आज का जो दिन है वो भी तो कहीं ना कहीं से डिसपॉइंट होगा। देखो, वो जो वाटर है आप तक कैसे पहुंचा, किसी फिल्टरेशन किसी शुद्ध करके मतलब आप तक पहुंचा। और उस शुद्ध पानी का क्या उपयोग होना चाहिए, जनरली पीने के लिए उपयोग हो रहा है या आपके यूज़ के लिए उपयोग हो रहा है तो वो उतना ही होना चाहिए जितना वाकई आपकी ज़रूरत है। वरना आप उसे सोचिए कि आपके द्वारा वो खर्च किया गया पानी कहाँ जाता है, ड्रेन में जाता है, ड्रेन से होकर वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन से होकर फिर वो कहीं और जाता है, उसके बाद फिर किसी प्रोसेस से उसे ऊपर खींचा जाता है, उसका फिल्टर किया जाता है, फिल्टर होने के बाद फिर वो किसमें बड़ी बड़ी टंकियों में जाता है या अथवा आपके पास डायरेक्टली किसी बोर के माध्यम से आता है। फिर उस माध्यम से वो जो स्पष्ट और शुद्ध पानी है वो फिर आपकी टंकी में पहुंचता है किसी माध्यम के द्वारा, किसी तरीके के द्वारा, और फिर वो आपके नलों से आप तक पहुंचता है। एक पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके वही पानी आप तक जब वो पहुंचता है तो देखिए कितनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करके पहुंचता है। और वो वाटर अगर आप उसे ऐसे ही बिना किसी यूटिलाइज के बहा देंगे या खराब कर देंगे तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है उस जल का और उस तरीके से के कार्य का। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें, इस चक्र को समझें। आगे बढ़ते हैं, इसी पाठ के आगे वाले पोस्टरों को देखते हैं। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है, अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और अपनी उनकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और घर मतलब स्कूल में, जैसे जनरली मैंने अपने स्कूल में पढ़ा या अपने स्कूल का समय देखा, तो कई बार ऐसा होता था कि हम मतलब बिजली के ना होने के कारण या फिर किसी कारणवश मोटर खराब हो जाने के कारण पानी नहीं चढ़ पाता था। उस दिन हम सभी लोगों को पानी की प्रॉब्लम होती थी। हम खाना खाने बैठते थे और खाना खाने के बाद जब हमें पानी की आवश्यकता होती थी तो पानी मतलब सीमित होता था। जो हम बॉटल लेकर जाते थे वो भी क्या हो चुकी होती थी, शुरू के 4 मतलब जो पीरियड्स लगते थे उनके टाइम पे वो कम या ऑलमोस्ट खत्म हो जाती थी या कहें तो कम हो जाती थी। पर जब हम सभी लोग मिलकर पीते थे तो कुछ लोग बॉटल लाते थे अथवा कुछ लोग नहीं लाते थे, तो सब मिलकर पियेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो बाकी के जो 3 जो लेक्चर और बचते थे उन सभी के लिए 2-3 घंटे निकालने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी होती थी। तब हमें एहसास होता था कि वाकई इस जल की क्या महत्ता है। दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो समझिए कि जब
हमारे पास संसाधन है तब हमें कोई दिक्कत नहीं लगती, किंतु जब वो संसाधन खत्म हो जाता है या उसकी अपेक्षा कम हो जाती है या उस समय कम हो जाता है, तब उसकी समझ में आता है कि भाई ये बर्बाद मत करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपने पाठ को। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की? आपके माता पिता और शिक्षक प्रायः आपको जल बर्बाद ना करने की सलाह देते हैं। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22, बताइए जल्दी, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति होती है। कितनी लीटर होती है? 50 लीटर प्रति व्यक्ति होती है, जिसमें वो उसका सारा क्रियाकलाप शामिल होता है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर होती है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको आपको भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है। आपके मित्रों को उनके परिवार की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है, इसके अनुभव के साथ चर्चा करिए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, नलों तथा में पानी नहीं आता। जल भरने के लिए उन्हें लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन जैसे आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। चित्र 16.3 में दिखाई गई कुछ समाचार पत्रों की कतरनें इस स्थिति को स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं क्रियाकलाप 16.1। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरनें एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्कैप पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्ष में विश्व के एक तिहाई से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। कितना जल उपलब्ध है इसके बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के इस चित्र को देखिए। चित्र में हम यह देख सकते हैं कि यह नीला क्यों दिखाई देता है। निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों तरफ से किस चीज़ से घिरी हुई है? पानी से। हमारे पृथ्वी का 78% भाग क्या है? कुछ 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तलों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल पर पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। उपयुक्त ऊपर बताए गए स्रोतों से उपलब्ध अलवणता यानी ताज़ा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 16.2 देखिए। कुछ चीज़ें हैं यहाँ जो छूट गई थी पढ़ने के लिए। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया, जिसमें लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। तो कब किया गया था? वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, और जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। क्रियाकलाप 16.2 सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों के अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल का आकलन करें। चरण, चित्र और टिप्पणी। देखिए शुरू करते हैं। मध्यम अमाप यानी साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है। चित्र में दिखाया हुआ है। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी के उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है बाल्टी भरा जल जो है अपना एक पूरा का पूरा पृथ्वी पर उपलब्ध जल है। अब आगे बढ़ते हैं। एक 5 ml क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है। समझ में आ रही बात? 5 ml की क्षमता का चम्मच लीजिए और 100 चम्मच जल जो है वो उसमें क्या है डाल लीजिए, तो ये बताएगा कि यही अपने यहाँ का अलवण जल है जो ताज़ा पानी कहलाता है। अब मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए।
यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाला उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। और अंत में मग में से 1/4 भाग चम्मच का 1/4 भाग चम्मच जल निकालिए। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आप ये समझ पा रहे हैं कितना बड़ा सेक्शन में से क्या हमारे हाथ लगने वाला है। बाल्टी में बचा हुआ जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल, खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप से हिमनादों, ध्रुवीय बर्फों, पर्वतों के स्थानीय बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुझे ये जानकर चकरा गया कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। पहेली ने गणना करके बताया कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है, मतलब 0.006% है। हम में से अधिकांश लोग जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 में क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है कि इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। जल की अवस्थाएं। देखिए, क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग में लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है और यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा है। आपने शब्दों में लिखी है कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ छत्रक यानी बर्फ से ढके हुए पर्वतों और हिमनदों यानी ग्लेशियरों में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थित बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिली? क्या आपको जल चक्र से सम्मिलित प्रक्रम याद है? क्रियाकलाप 16.3 आपको यह सहायता कर सकता है। आइए समझते हैं क्रियाकलाप 16.3 के बारे में। चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को, अरे कहाँ जा रहे हो महाराज, संख्या द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों को सही क्रम में लिखिए। देखिए क्या है भाई, देखिए शुरू करते हैं। ये जो यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त लिखे हैं, सबसे पहला क्या है, जो नदियों का जल। दूसरा क्या है, ये देखिए यहाँ पर बाष्प। पहला क्या है, भौम जल। दूसरा वाष्प। तीसरा नसंघन, फिर लदबा, फिर नरजस पावन, फिर असंद क्या है यशंदतन, और ये क्या है कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तो ये जो है ये गलत तरीके से लिखे गए शब्दों को सही तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। ये जल चक्र को प्रदर्शित करता है। चलिए इसका एक क्रियाकलाप आप स्वतः ही करके देखिएगा, जिससे आपको मजा आएगा। आपके बीच में दोस्तों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है, जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल के आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं में लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइप के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उनके स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः महिलाओं और बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों, हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, आइए जानते हैं इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है भौम जल। यदि हम
कौन सा है भौम जल? जमीन के अंदर वाला हिस्सा। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहां की मृदा आर्द्र यानी नमी मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति में इंगित करती है, और यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान, अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थानों में परिवर्तित हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि के अनेक मीटरों की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। इस भौम जल का स्रोत क्या है? आइए जानते हैं। भौम जल को वर्षा का स्रोत कहाँ से मिलता है? पानी, वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों में भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतस्यंदन कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो पानी का रिसाव होता है जमीन से नीचे की तरफ, वो क्या कहलाता है? अंतस्यंदन। अतः इस क्रम को द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है और कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ अपना छूटा था। महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते हैं और इन्हें जल भी भरकर लाना पड़ता है, तो उनका काम का बोझ और बढ़ जाता है। ये भी बात सही है। ये देखिए जल नलकूपों इन सभी में क्या होता है? हैंडपम्प, ये सभी से जो जल है वो क्या होता है? जब मतलब नीचे ज़मीन के नीचे जाता है और इससे उनको क्या मिल जाता है? ये देखो ज़मीन के अंदर ये जो वाटर है वो है, और यहाँ पर क्या है? जैसे ये हैंडपंप लगा हुआ है, ये नीचे तक आया और इधर से इसके हैंडपंप को मिल गया। इनसे पानी, जब वर्षा का पानी जो है वो क्या हुआ? ज़मीन के अंदर गया, और ये ज़मीन के अंदर ये जो क्रम है वो चलता रहता है। तो जो भौम जल है उसका जो स्तर है वो हमेशा क्या होता है? कम ज़्यादा होता रहता है, पर अगर सही तरीके से उसमें पानी रहे तो फिर वो एक लिमिट में बना रहता है। पर गर्मियों के समय जो है पानी थोड़ा नीचे उतर जाता है क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर अधिक बढ़ जाता है और उसमें क्या है? सही मात्रा में उसमें रिसाव, मतलब उस जगह को फिल करने के लिए पानी की कमी हो जाती है। क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहां से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुंचने के लिए सछिद्रण यानी बोरिंग की जाती है। वहां कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी। क्या आप भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भौम जल स्तर का अवक्षय। भौम जल स्तर का क्या देख रहे हैं अब अपन? अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्त्रवण यानी कि रिसाव द्वारा होती है। वर्षा जल का रिसाव होता है और भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि उसे हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने, कहाँ जा रहे हो, कि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर जाता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक होते हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचे कर सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक वन आरोपण, वनोन्मूलन तथा जल के अवस्त्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर जल प्रॉपर तरीके से जमीन तक नहीं पहुंच पाता तो वो क्या है? वहां भी प्रॉब्लम है। जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों का निर्माण की मांग बढ़ जाती है और इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यान और खेलों के मैदान जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्त्रवण की दर कम हो जाती है और यदि खुले क्षेत्रों में इस तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अवस्त्रवित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत अवस्त्रवण हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि के जल के अवस्त्रवण के अवसर कम कर रहे हैं।
इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग, आइए जानते हैं जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है और हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है और उद्योगों की संख्या निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और अधिकांशतः उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 16.4 ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताएं जिनसे आप परिचित हैं और अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनसे प्राप्त वाले उत्पादों की एक सूची बनाइए। अपने शिक्षक, शिक्षिका और माता पिता से इस बारे में बातचीत करिए कि किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे भौम जल स्तर को नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी हैं। कृषि कार्य, भारत में अधिकांशतः किसान अपनी फसल की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं और इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इससे परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। जल का वितरण, अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल का वितरण बहुत असमानता है। मतलब अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल में से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहां बहुत कम वर्षा होती है और ये जल से समृद्ध नहीं है। भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। क्रियाकलाप 16.5, हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है। मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है? भारत की इस स्थिति को देखिए। यहाँ पर वर्षा सेंटीमीटर में दी हुई है। जहाँ पर 400 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है उस स्थान को डार्क से दिखाया है। 200 से 400 के बीच में ये पर्पल, उसके बाद ब्लू 100 से 200, फिर लाइट ब्लू 60 से 100, उसके बाद हल्का सा वाइटिश ब्लू जिसमें 40 to 60, उसके बाद वाइट और 20 to 40 और उसके बाद प्योर वाइट आ जाता है 0 से 20। तो इस पूरे सेक्शन में जो अपने को दिख रहा है सबसे ज़्यादा वर्षा देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है। यहाँ पर हिस्से में यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर मासिनराम, मेघालय का मासिनराम, जहाँ पर क्या होती है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर इसके अलावा में देखिए पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर भी सबसे ज़्यादा वर्षा देखी जाती है। ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर भी पूरा जो है 400 से अधिक वर्षा होती है। सॉरी, इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के क्षेत्र को अगर देखें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दोनों प्रकार की स्थिति है। जो राजस्थान वाला हिस्सा है ऊपर महू वाला और इधर अलीराजपुर झाबुआ अलीराजपुर झाबुआ इधर वाले हिस्से पर वर्षा थोड़ा कम है। और इधर के मध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ वर्षा सामान्यतः जो है वो कम 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो जिस तरीके से कहा जाए भारत हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पर वर्षा जो है लगभग सामान्यतः बनी रहती है। इसके बाद भारत का वर्षा मानचित्र अपन देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जल प्रबंधन, आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तब यह संभव है कि जल गंतव्य तक ना पहुंच पाए। यह संभव है कि जल गंतव्य तक ना पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वह बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है और हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और अन्य कई क्रियाकलापों के दौरान
जल की बर्बादी करते हैं। टोटियों से जल रिसाव उनकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उससे भी अधिकांश ऐसे ही बह जाता है और यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा है। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके पास आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव मंद कर दिया गया, जिससे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहां कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं को प्रबंधन भाली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद यानी ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइप द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनके जड़ों तक जल पहुंचाती है। एक केस अध्ययन आइए करते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहां का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है और पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है और इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया। वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बांध बनाए गए और इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था वह व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इस तरीके से क्या है, खेत में बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। देखिए आपने देखा होगा, ये बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था जो है वो इस तरीके से लगाई जाती है जो डायरेक्टली क्या है, सीधे उनको जड़ों तक पानी पहुंचाता है। आपकी भूमिका, आइए अब बताइए आपकी क्या भूमिका है, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नल से बहुत सा जल व्यर्थ हो जाता है। तो आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपके आस पड़ोस के क्षेत्र में या कभी भी आपको ऐसा दिखता है कि जल बह रहा है, तो क्या आप वाकई जाकर बंद करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आज से कसम खा लीजिए कि अगर कभी ऐसा नजर आता है तो किसी छोटे बड़े का बड़प्पन और किसी के ये मत सोचिए, ये सोचिए कि आप अपनी जनरेशन को क्या देने वाले हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या देने वाले हैं, आप अपने आप को क्या देने वाले हैं। सोचिए, जिस पानी की बर्बादी आज आप होने से बचा रहे हैं, कल वही पानी आपकी ज़रूरत के लिए हो सकता है आपको उपलब्ध हो। तो याद रखिएगा, एक मैसेज आप तक देता हूं कि जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि आपके सामने कहीं बर्बाद होता हुआ जल नजर आए और आप उसमें सामर्थ्य है कि उस टोटी को बंद कर सकते हैं, उस स्थान को, उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं, तो आप एक कदम जरूर बढ़ाइए। आपकी तारीफ होगी, आपका मान बढ़ेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपके साथ सपोर्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं और आप इसके कई तरीके जोड़ सकते हैं। जल बचत आदतें। सबसे पहले तो घरेलू रूप से शुरू करते हैं। जो आप नित्य नए दिन करते हैं वही एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको सुधारना है। मंजन या ब्रश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें, जहां जरूरत हो वहीं पर खोलें। फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोछा लगाएं। वेरी गुड। तीसरे पर बढ़ते हैं। कौन गया?
दो ही लिखे, तीसरा आप खुद समझ जाइए कि किस तरीके से पानी बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 16.8 पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले के पादपों यानी पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं, अतः अंततः सूख जाते हैं। अपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए उनके लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के ना रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन और ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबद्ध अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। एक सफल प्रयास आपके लिए। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियां अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। तो एक बहुत अच्छा सफल प्रयास था जो वहाँ के लोगों ने किया। और ऐसी ही अच्छी चीज़ों के बारे में मिलकर कार्य करना एक बहुत अच्छे सफल व्यक्तित्व और नेतृत्व को दर्शाता है। जिस भी व्यक्ति के ये प्रयास थे उन सभी के लिए सलामी, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अच्छे कार्य होते रहने चाहिए। हम आपका भी ये प्रयास बना रहना चाहिए कि हम समाज के बहुत सारे अच्छे कार्यों में उन लोगों की मदद कर सकें, समाज को आगे बढ़ने में सहायक हो सकें। मुख्य शब्द जानिए आपने क्या पढ़े। जल भर, अवक्षय, बूंद सिंचाई व्यवस्था, भौम जल, अंतस्यंदन, पुनः पूर्ति, जल संग्रहण, भौम जल स्तर, अलवण जल। क्या आपने सीखा? आइए एक लाइन में समझ लेते हैं। जल सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण समान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों में की तेज से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में इसमें रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए और जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे और यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत अच्छे से इस पाठ को समझा। मेन मुद्दा जो था कि जल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, ये क्या आप जानते हैं? कोटापल्ली गांव के समीप जल संभर प्रबंधन परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परियोजना के नाटकीय परिणाम आए हैं। भौम जल स्तर बढ़ गया है, हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है और इसके परिणाम स्वरूप इस उपबंजर क्षेत्र में उत्पादकता और आय में आशातीय वृद्धि हुई है। मतलब कोटापल्ली गांव के समीप जल संभर प्रबंधन परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। और जब ये प्रकाश डाला गया भाई साहब, वहाँ पे कोटापल्ली का एक जो इलाका था वो आदिवासी क्षेत्र, वहाँ पर लोगों ने इस बात को समझा और फिर क्या जब हुआ, वहाँ के जल स्तर में वृद्धि हुई, हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप उपबंजर क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ी और आय में आशातीय वृद्धि हुई। तो ये कैसे हुआ? देखिए, हम आपके द्वारा जैसे हम आपको समझा रहे हैं, हमें भी किसी ने समझाया, हम उनको भी किसी ने समझाया। एक लेवल, एक क्रिया जो है वो हर चेन के फॉर्म में चलती गई। पर मुद्दा ये है कि ये बात समझ में किसको आई, किसके दिमाग में गहर कर गई, किसको ये बात अड़ गई कि भाई ये करना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। और जिस व्यक्ति और जिस परिवार और जिस समाज ने इस चीज को समझ लिया कि इसको सुधारा जा सकता है, कोटापल्ली के गांव के लोगों ने ये चीज जान लिया कि ये सुधारा जा सकता है। परिणाम सबके सामने है, नाटकीय परिणाम नहीं है, एक्चुअल परिणाम था कि भौम जल का स्तर बढ़ गया, हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई और उस जगह का बंजर भूमि में उत्पादकता शुरू हुई, आवश्यकता बढ़ी और आय में वृद्धि हुई। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक आपके जानने की चीज थी कि कोटापल्ली गांव में किस तरीके से क्या हुआ। तो बात सिर्फ इतनी है कि जिन्हें समझाया गया उन्हें
समझ में आ गया। तो जल के इस पूरे बहुमूल्य संसाधन को हमने सीखा, इस चैप्टर में हमने समझा, और भी अच्छी चीजें, अच्छी बातें आप सभी तक लेकर आते रहेंगे जब तक कुछ खास नया नहीं है। दोस्तों फिर लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।